नमस्कार दोस्तों, मैं अनंत क्लास में एक बार फिर लक्ष्मी सिंह आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के बारे में, जिसमें हेरिडिटी में पढ़ा रही हूँ आपको वंशानुक्रम। आगे बढ़ते हैं इस क्लास में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी, वंशानुक्रम की प्रक्रिया। कहता है क्या कि वंशानुक्रम की प्रक्रिया का जीवन का आरंभ कैसे होता है। तो हमारी जीवन यात्रा कब से शुरू होती है? हमारी जीवन यात्रा जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है, जब माँ को ये पता चलता है कि वह माँ बनने वाली है, उसी समय शुरू हो जाता है। और उसी समय वंशानुक्रम संबंधी विशेषताएं भी माता पिता अपने बच्चों को विरासत के रूप में प्रदान कर देते हैं। तो इसी चीज़ को आगे पढ़ते हुए कि आखिर यह प्रक्रिया हुई किस प्रकार से, बच्चा माँ के गर्भ में आया कैसे, इसके बारे में हम लोग कोई जानकारी ले लेते हैं। कि जब नर और मादा के आपस में संबंध होते हैं, तो उस दौरान नर से जो वीर्य, जिसे स्पर्म कहते हैं इंग्लिश में, जब वीर्य मादा के गर्भाशय के द्वार से टकराता है, तो उस समय वीर्य से, स्पर्म से बहुत सारे कीट एक साथ लाखों की संख्या में निकलते हैं, और वह जो है उसमें से कोई एक संयोगवश मादा के गर्भाशय में उपस्थित अंडाशय, अंडकोश, जिसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में ओवम से टकराता है, साथ मिलता है। उसी समय जो है जीवन, एक जीव बीज की माँ के पेट में वो जाता है। हाँ? ये जो संयुक्त कोश का निर्माण हुआ, इसे हम क्या कहते हैं? जाइगोट। और यही जाइगोट को हम बीज भी कहते हैं, कि जो माँ के गर्भ में स्थित हो जाता है। ठीक है। और इस बात को ही कहता है कि इसी समय बच्चे का अस्तित्व प्रकाश में आ जाता है, कि हाँ, बच्चा माँ के पेट में है। ठीक है। तो उसी चीज को हम आगे बढ़ते हैं, और यही जाइगोट किस फॉर्म में आ जाता है? भ्रूण बढ़कर विकास इसका आरंभ हो जाता है। अब आगे इस चीज को देखते हैं। संयुक्त कोश क्या होता है? संयुक्त कोश जो है वह गाढ़े तरल पदार्थ साइटोप्लाज्म का बना होता है। इस साइटोप्लाज्म के अंदर एक नाभिक होता है, जिसके भीतर गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम्स होते हैं। ये सदैव जोड़े में पाए जाते हैं। एक जाइगोट में कितने गुणसूत्र के जोड़े होते हैं? 23 जोड़े होते हैं। ठीक है। 23 माँ के होते हैं और 23 पिता के होते हैं। क्या कहता है क्या कि एक जाइगोट में गुणसूत्र कितने होते हैं? 23 जोड़े में पाए जाते हैं, जिसमें से 23 किसके होते हैं? माता के, और 23 किसके होते हैं? पिता के होते हैं। अब कहता है क्या कि प्रत्येक गुणसूत्र में 40 से 100 लगभग तक पित्रैक होते हैं। पित्रैक वर्ड आया है, पित्रैक हिंदी में बोलते हैं, जिसको हम लोग जीन्स बोलते हैं। प्रत्येक जीन्स एक गुण या विशेषता को निर्धारित करता है। यही शारीरिक और मानसिक एक गुण या विशेषता को निर्धारित करता है। यही शारीरिक और मानसिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर करता है। क्लियर है बात? फिर से मैं बोलती हूँ इस चीज को। कहता है क्या कि हमने क्या बात की कि संयुक्त कोश जाइगोट जो है वह किसका बना होता है? साइटोप्लाज्म का बना होता है। और साइटोप्लाज्म के अंदर एक नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, जिसमें के भीतर गुणसूत्र क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। एक जाइगोट में 23 जोड़े में क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 माता के, 23 पिता के, और प्रत्येक गुणसूत्र में 40 से 100 तक लगभग जीन्स होते हैं। ये जीन्स क्या होते हैं? प्रत्येक जीन्स एक गुण या विशेषता को निर्धारित करता है, और यही शारीरिक और मानसिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर करता है। आ रही बात समझ में? तभी तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ये मिल रहा है। तो यानी हम जीन्स को क्या कह सकते हैं? जीन्स को हम लोग वंशानुक्रम निर्धारक भी कह सकते हैं, हेरिडिटी डिटर्मिनर्स।
इसको क्या कह सकते हैं? हेरिडिटी डिटरमिनेंट्स। ठीक है, आते हैं थ्योरीज ऑफ हेरिडिटी, वंशानुक्रम के सिद्धांत, जिसमें पहला सिद्धांत है बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत। इंग्लिश में इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। इस सिद्धांत का प्रतिपादन वीजमैन जी ने किया था। इसको इंग्लिश में कभी कभी इनके नाम का प्रोनाउंसिएशन वाइजमैन भी होता है। मानव शरीर में दो प्रकार के कोष होते हैं। पहला दैहिक कोष, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सोमैटिक सेल। दूसरा होता है उत्पादक कोष, जिसको कहते हैं जर्म सेल। दैहिक कोष जिसमें हमारा शारीरिक संरचना का कार्य जिस को जो संभालता है वह क्या होता है? दैहिक कोष होता है। और जो हमारे जन्म के कार्य को पूरा करता है वह कौन है? उत्पादक कोष है। उत्पादक कोष उत्पादक कोष बीज कोष से निर्माण होता है। ठीक है, बीज कोष मीन्स जर्म प्लाज्म से उसका उत्पादन होता है। और कह रहा है क्या कि यह बीज कोष किस नियम को फॉलो करता है? वह निरंतरता का अनुसरण करता है, कंटिन्यूटी का अनुसरण करता है। कि हमारे माँ बाप में जो बीज कोष थे उन्होंने हमें हस्तांतरित किया, और वह बीज कोष माँ बाप में कहाँ से आए थे? उनके माँ बाप ने दिया था। और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। ठीक है, दादा दादी ने या नाना नानी ने हमारे माता पिता को अपने बीज कोष ट्रांसफर किए, और हमारे माता पिता ने हमें अपना बीज कोष ट्रांसफर किया, और दादा दादी नाना नानी को उनके माता पिता ने ट्रांसफर किया था। तो यह प्रक्रिया निरंतर चलती आती है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या कि वीजमैन साहब ने इस बात का प्रयोग एक चूहे पर करके बताया। कि एक उन्होंने चूहे लिए और उसके क्या कि उन्होंने पूंछ काट दी। पूंछ काटा तो पूंछ काट के देखा कि जो दूसरा चूहा जन्म लिया उनसे, तो वह चूहा जो था उसकी पूंछ थी। फिर उन्होंने प्रयोग किया, कई साल तक ये प्रयोग करते रहे पूंछ काटते काटते, कि कोई तो पूंछ कटा चूहा आ जाए। नहीं, कोई ऐसा चूहे के जन्म नहीं हुआ जिसके पूंछ कटे हो, सब अपने पूंछ के साथ ही आ रहे थे। तो उन्होंने क्या यह प्रयोग पर सिद्ध किया कि यह जो है चूहा जो है, या किसी भी मनुष्य के या पशु पक्षियों के, कि उसके शारीरिक संरचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है निरंतरता का, बशर्ते उसके उत्पादक कोष यानी कि अनुवांशिकता पर प्रभाव, वंशानुक्रम पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कि उसके गुण ट्रांसफर होते हैं। अब बात हो रही है क्या कि वीजमैन के अकॉर्डिंग मैं चल रही हूँ अभी, कि उन्होंने यह कहा कि अगर किसी के माता पिता सपोज लंगड़े लूले होते हैं या अंधे होते हैं, तो उनके बच्चे ऐसे नहीं होते, शारीरिक तौर पे ऐसे नहीं जन्म लेते हैं। या किसी माता के शरीर पर या किसी पिता के शरीर पर कोई दाग हो या कोई जले का निशान हो, तो बच्चे के शरीर पर नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वीजमैन साहब ने इस बात को सिद्ध किया कि बीज कोष का क्या है? निरंतरता का सिद्धांत है। अब दूसरा सिद्धांत हम देखते हैं, गाल्टन का बायोमेट्रिक सिद्धांत। गाल्टन का बायोमेट्रिक सिद्धांत, इसमें गाल्टन ने क्या किया कि सांख्यिकी विधि द्वारा उन्होंने यह बताया कि केवल माता पिता ही नहीं बल्कि बालक के सभी पूर्वज, ध्यान दीजिएगा इसको, घटते हुए प्रभाव के आधार पर अपना कुछ न कुछ योगदान बालक को वंशक्रम धरोहर सौंपने हेतु देने की चेष्टा करते हैं। आ रही बात समझ में? कहते हैं क्या गाल्टन कि बच्चा जो है केवल अपने माता पिता से ही नहीं बल्कि अपने पूर्वजों से भी कुछ न कुछ वंशानुक्रम धरोहर लेते हुए चलता है, लेकिन जो पूर्वजों से लेता है वो घटते हुए क्रम में होता है। जैसा कि उन्होंने एक सांख्यिकी विधि से बताया है कि 1/2 कंट्रीब्यूशन ऑफ पेरेंट्स, माता पिता का कंट्रीब्यूशन बच्चे में कितना होता है? आधा होता है। कैसे? माँ का 1/4 भाग लिया, पिता का 1/4 लिया बच्चा। ठीक है, और कहता है क्या, दोनों मिला के क्या हो गया? 1/2। तो माता पिता का कंट्रीब्यूशन क्या हो गया? 1/2।
प्लस 1/4 इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स में हमारे कौन आ गए, दादा दादी नाना नानी। प्रत्येक से बच्चा जो है 1/16 भाग लेता है। प्रत्येक से बच्चा क्या भाग लेता है, ग्रैंड पेरेंट्स से 1/16 फॉर ईच। तो प्रत्येक से 1/16 लिया, यानी कि चारों का मिला के कितना हुआ, 1/4। तो कहता है एक 1/4 कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स। ये घट रहा है ना, ये हाफ था, ये 1/4 भाग हो गया। ठीक, अब उसके बाद का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 1/8 किसका, द कंट्रीब्यूशन ऑफ 1/8 कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेट ग्रैंड पेरेंट। ये तो हमारे दादा दादी नाना नानी हुए, उनके जो माता पिता थे दादा दादी के, वो बच्चे के क्या होंगे, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। ओके, और इनके जो माता पिता होंगे, इनके जो माता पिता होंगे वो बच्चे के क्या होंगे, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक, तो कहता है क्या, इनका कंट्रीब्यूशन क्या हो गया, 1/8। प्रत्येक 4 लोग होंगे ना, तो उनका क्या होगा, उनका 1/32। यस, 1/32। तो ये क्या हो गया, 1/8। ठीक है, अब कहता है क्या, उसी तरीके से आगे बढ़े, 1/16 कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेट 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 ग्रैंड पेरेंट्स। इस तरह से ये सीक्वेंस क्या है हमारा, चलते जा रहा है। ये सीक्वेंस हमारा चलते जाएगा, और जब ये इजकल्स टू क्या हो गया, 1। ये 1 कौन है, द टोटल इनहेरिटेंस, ये बालक है। ये सब में से थोड़े थोड़े गुण, माता पिता से एक आधा लिया, 1/4 लिया उसने अपने दादा दादी नाना नानी से, उससे कम उसने लिया 1/8 लिया उनके माता पिता से, 1/16 लिया उनके माता पिता से, 1/32, ठीक है, 1/64, ऐसे करते करते वो चलेगा इजकल्स टू 1। ये 1 कौन है, ये 1 आपका है बालक। तो गाल्टन ने इस विधि के द्वारा यह बताया कि केवल माता पिता ही नहीं बल्कि पूर्वज भी बच्चे के अंदर वंशानुक्रम धरोहर देने में जिम्मेदार होते हैं, लेकिन घटते हुए क्रम में। तीसरा सिद्धांत है मेंडल के वंशानुक्रम का सिद्धांत, मेंडल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी। मेंडल जो थे एक पेशे से पादरी थे, लेकिन अपने रुचि और अध्ययन के कारण वे एक वनस्पति शास्त्री और एक वंशानुक्रम के अनुसंधानकर्ता के बारे में उनको याद किया जाता है। बहुत बड़ी बात है ये। तो उन्होंने क्या किया, मेंडल ने ये वंशानुक्रम के सिद्धांत को कुछ इस प्रकार से दिया कि उन्होंने मेंडल ने मटरों पर प्रयोग किया। मटर के जो बीज होते हैं ना, तो मटर के पौधे पर यह प्रयोग किया। देखा क्या, पहले बार कि उन्होंने 2 प्रकार की मटर ली, एक लिया शुद्ध बड़ी मटर और एक लिया छोटी मटर। शुद्ध मटर का ग्रुप और एक छोटी मटर, दोनों को उन्होंने एक साथ बो दिए। देखा क्या कि तदनुपरांत फर्स्ट जनरेशन में जो आया, जो पहली बार पौधा आया उस बीजों से, वह क्या आया, वर्ण संकर मटर, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइब्रिड। आजकल आप देखते हो ना कि सब्जियां अपने मतलब जैसे दिख रहे पत्ते, पालक के पत्ते पहले छोटे छोटे होते थे, आज के डेट में क्या है, पालक के पत्ते खूब बड़े से होते हैं, है ना। तो ये सारे क्या है, हाइब्रिड है। तो कह रहा है क्या कि बड़ी मटर और छोटी मटर, हम्म, उससे क्या, कैसा मटर आया हमारे पास, हाइब्रिड मटर। और ये मटर कैसा था, इस बड़ी मटर से भी का जो पौधा था उससे भी लंबा था। ठीक है, अब कहता है ये फर्स्ट जनरेशन था। सेकंड जनरेशन में कहता है क्या कि सेकंड जनरेशन में इसने कहा, आप देखोगे कि मैंने टी टी दिया है, टी फॉर टॉल एंड एस फॉर स्मॉल है। आप चाहो तो जो भी मैं आपको सिद्धांत करा रही हूँ और जो भी मैं ब्लैक बोर्ड पे सॉरी आपके जो बोर्ड पे मैं लिखवा रही हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट्स बनाने के बहुत काम आएंगे आपके। सेकंड जनरेशन में कहता है क्या कि हाइब्रिड मटर से जो हाइब्रिड मटर थे उसको फिर से मेंडल ने बो दिया। ठीक है, उससे क्या हुआ, उसमें से उसने एक आश्चर्यजनक चीज देखी कि 3 जो थे, उसने 4 पौधे समझो लगाए। ठीक है, देखता क्या है कि उसमें से जो मटर निकले
उस पौधे में से जो मटर निकले वो क्या थे, 3 टॉल थे और 1 स्मॉल था, यानी कि रेशियो इसकी क्या थी, 3:1 का रेशियो चल रहा है, 3 टॉल और 1 स्मॉल। ठीक है। थर्ड जनरेशन जब आया तो उन्होंने जो ये टॉल वाले थे इनसे कुछ आया, हाँ, और स्मॉल वाले से आया। तो हमने थर्ड जनरेशन में क्या देखा, क्या इस थर्ड जनरेशन में कि जो ये टॉल है उससे एक टॉल तो पूरा ही टॉल ले लिया, चारों टॉल है उसके पास, चारों मटर उसके क्या है, टॉल है। इस टॉल में क्या था कि इसके पास 3 टॉल आ गए, 3 टॉल मटर थे और 1 स्मॉल मटर था। ठीक। फिर इस टॉल के पास क्या है, 3 टॉल है और 1 स्मॉल आया। हाँ, और जो सबसे छोटी बौनी प्रजाति की जो मटर के पौधे थे उसमें क्या आया, सारे छोटे ही आए, स्मॉल ही आए। ध्यान से इस बात को समझिएगा। कहता है क्या कि फर्स्ट जनरेशन हमारा कैसा आया, हाइब्रिड आया। सेकंड जनरेशन क्या आया, 3 उसमें से लंबे आए और 1 छोटा आया। तीसरे जनरेशन में क्या हुआ कि जो बड़े पौधे थे मटर के वो क्या किए, कुछ तो बड़े लंबे ही हो गए, लेकिन कुछ जो थे लंबे और छोटे दोनों हुए। लेकिन जो छोटा वाला पौधा था उसने अपने गुण को नहीं छोड़ा, वो छोटा ही आया। देख रहे हो ना। ठीक। तो कहता है क्या इस जगह पे कि मेंडल ने ये जो प्रयोग किया, इस प्रयोग से हमें क्या दिखता है, इस प्रयोग के द्वारा आप देख रहे हो कि जहां भी ये रेशियो इन्होंने दिया, वो भाई टॉल तो कुछ जगह टॉल ले लिया, स्मॉल ने स्मॉल ले लिया, लेकिन कुछ जगह जो टॉल थे इन्होंने क्या किया कि 3:1 का रेशियो बनाया ना, 3 टॉल 1 स्मॉल, 3 टॉल 1 स्मॉल। तो मैं क्या कहा कि मेंडल के मटरों का प्रयोग करने से यह क्या साबित होता है कि दो विरोधी गुण वालों की अगर एक साथ उसको मिलाते हैं तो कैसे बच्चे पैदा होंगे, हाइब्रिड होंगे। मतलब वो अपनी क्वालिटी, उनके पास विशेष गुण आएंगे। कहने का मतलब ये है कि उनके पास अपने जो गुण होंगे वो विशेष गुण आएंगे। टॉल और स्मॉल दो विरोधी हैं, इनके गुण भी अपने तरीके से अलग होंगे, इनकी संरचनाएं भी अलग होंगी। तो कहता है क्या कि उनसे जो बच्चे पैदा होंगे वो क्या होंगे, हाइब्रिड उनको कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि वो अपने से लंबे होंगे और उनमें गुण भी की भी विशेषता इन दोनों के कंपैरेटिव ज्यादा होगी। ठीक है। दूसरा इसमें हमको क्या दिखता है कि जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे टॉल के पास टॉल ही आया, यहाँ स्मॉल के पास स्मॉल ही आया। कहने का ये है कि कुछ जगह पर जनरेशन जैसे जैसे आगे बढ़ती है उसमें क्या है कि वंश वंश के गुण तो जा रहे हैं भाई, वंश हमारा कहीं ना कहीं वो गुण आते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, जैसे गाल्टन ने बताया। और तो कहता है क्या कि इस जगह पे यहाँ पर कुछ जगह कुछ प्रजाति ऐसी होती है जो अपना गुण नहीं छोड़ना चाहती है, कि अगर जैसे मेरी इच्छा होगी कि मैं लंबी हूं तो मेरी संतान भी लंबी हो, तो उस तरीके से मतलब है कि कुछ जगह पे प्रजाति अपना प्रभाव नहीं छोड़ती है। जैसे कि कभी कभी लंबे के बच्चे सभी लंबे हो जाते हैं और बौने के सभी बच्चे बौने हो जाते हैं। ठीक है। डार्विन का सिद्धांत, डार्विन के अनुसार सभी को अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अस्तित्व रक्षा के इस संघर्ष में वे प्राणी ही अपने आप को बचा पाने में समर्थ होते हैं जो अपने आप को निरंतर बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित करने में सफल हो सके। इस जगह बहुत अच्छी बात कही हुई है डार्विन ने। कहता है क्या कि सभी को, आज हम लोग को जीवन में हर किसी को संघर्ष करना पड़ता है, बिना संघर्ष के कुछ प्राप्त नहीं होती है। इस बात को डार्विन साहब ने बहुत अच्छे से समझाया कि हमें अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए, कि मैं एग्जिस्ट करती हूँ, इसकी रक्षा करने के लिए भी हमें संघर्ष करना पड़ता है डे टू डे लाइफ। तो कहता है क्या कि अस्तित्व की रक्षा के संघर्ष में वे प्राणी ही अपने आप को बचा पाते हैं, में समर्थ होते हैं, सफल होते हैं, जो परिस्थितियों के अनुसार अपने आप में परिवर्तन कर सके, अपने आप को परिवर्तित कर सके, वही सफल माना जाता है। ठीक है। जैसे कि कहा जा रहा है कि बहुत पहले पीढ़ियों में बहुत सारी
मतलब मैं रूढ़िवादिता नहीं कह सकती उसको, कुछ नियम बनाए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए पहले क्या था कि लड़कियां घर के बाहर नहीं जाया करती थी, बिल्कुल बंदिशें थी। फिर धीरे धीरे जब हमारे दादाजी के समय के बाद जो हमारी पीढ़ियां आई, उस पीढ़ियों में धीरे धीरे लड़कियों को बाहर, इसलिए बाहर क्योंकि ये समझ में आया कि लड़कियों को ज्ञान की जरूरत है। संस्कार तो वही है हमारे, लेकिन क्या है कि धीरे धीरे हमें ज्ञान की जरूरत है, इसलिए लड़कियों को बाहर निकाला गया, उनको शिक्षा दी गई। और वो शिक्षा इसलिए दी गई क्योंकि माँ पढ़ेगी तो बच्चा भी पढ़ेगा। तो ये सारी चीजें क्या है, परिवर्तन ही तो है। और जिसने इस परिवर्तन को स्वीकार कर लिया, वही आज के समय में इस अपने अस्तित्व की रक्षा में वह सफल है। ठीक है। सिद्धांत, लेमार्क ने कहा कि सभी प्रजातियों में परिवर्तित परिवेश में अपने आप को ठीक प्रकार से समायोजित करते रहने के लिए एक जन्मजात आंतरिक प्रवृत्ति मूलभूत आवश्यकता के रूप में पाई जाती है। ध्यान से इस बात को सुनिएगा। कहता है क्या कि लेमार्क ने कहा कि सभी प्रजातियां जो होती है, सभी प्रजातियां, मनुष्य, पक्षी, जानवर, सभी के लिए वो कह रहा है कि सभी प्रजातियों में परिवर्तित परिवेश में अपने आप को ठीक प्रकार से समायोजित, एडजस्ट करते रहने के लिए एक जन्मजात आंतरिक प्रवृत्ति, एक जन्म से ही एक प्रवृत्ति होती है कि नहीं, मुझे इस वातावरण में ऐसा हो जाना है। वो जन्मजात होती है, कोई उसको सिखा नहीं सकता है। तो कहता है क्या कि वह मूलभूत आवश्यकता के रूप में पाई जाती है। कोई परिस्थितियां अगर एक जगह से दूसरी जगह पे अलग हैं, तो उसके हिसाब से आप कैसे अपने आप को ढालते हो। तो यह क्या है, एक जन्मजात आंतरिक प्रवृत्ति है जो आप अपने आप को किसी भी परिस्थिति में ढाल लोगे। और वह कब ढालोगे, जब आपकी बेसिक नीड होगी। ये मूलभूत आवश्यकता क्या है, हमारी बेसिक नीड है। और यह किस रूप में पाई जाती है, हमारे बेसिक नीड के रूप में। लेमार्क ने यहाँ एक उदाहरण लिया है जिराफ का। जिराफ की गर्दन आप देखते होंगे कि सभी जानवरों में लंबी होती है। कारण यह है कि जिराफ जो है, मान लीजिए कि हो सके जिस समय पहली बार जिराफ की जो पहली पीढ़ी होगी, उस समय हो सके ऊंचे ऊंचे पेड़ होंगे, उसे भोजन की आवश्यकता होगी। तो वह क्या अपने अथक प्रयास के द्वारा, उसकी परिस्थिति क्या थी, ऊंचे पेड़ हैं जिस जगह वो है, और दूसरी बात क्या, उसे भूख लगी हुई है। तो वो क्या किया कि उसको नीड थी भूख मिटाने की, और उसको था कि अंदर से उसके पास एक प्रवृत्ति हो है कि नहीं, मुझे प्रयास करना और प्रयास करके अपने भोजन को प्राप्त करना है। तो उसने शुरू किया अपने गर्दन को ऊंचा करते करते, और गर्दन लंबी हो गई। फिर इसी तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी यह प्रयास चलता रहा, और परिस्थिति के हिसाब से यह आगे हस्तांतरण होते रह गया। तो यह क्या है, उसी चीज को लेमार्क कह रहे हैं कि यह वंशानुक्रम का आधार बन सकता है। ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको ये 5 सिद्धांत समझ में आ गए होंगे। नियम के साथ मैं मिलती हूँ आपको। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसके सभी सिद्धांतों के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।